Good morning students, today we are back with some new topics of executive and we will try to conclude this chapter in this video. So students, without wasting our time, let us start. In last video students, we have discussed about Prime Minister, Ministerial Council and their election. Today we will continue that topic and as you can see here the table of content. Students, the next point is collective responsibility. Since we are discussing about executive and very specifically we are going to discuss about the parliamentary form of executive which is adopted by India. So students, it is a basic feature or the main characteristic of parliamentary executive, that is collective responsibility. पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है वो आप कहीं पर भी देखें, चाहे इंडिया में देखें या ब्रिटेन में देखें या फिर किसी और कंट्री की पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव की आप स्टडी करें, पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव जो है उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक में आपको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। अब कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है, इसको मैं पाई चार्ट के थ्रू ब्रीफली आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एज आई डिस्कस्ड और एज आई एक्सप्लेन इन द प्रीवियस वीडियो अबाउट मिनिस्टीरियल काउंसिल, कैबिनेट मिनिस्टर, स्टेट मिनिस्टर्स, इंडिपेंडेंट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर्स एट्सेट्रा, उसी जो मिनिस्टीरियल काउंसिल है उसके कंटेक्स्ट में ये एक न्यू प्रिंसिपल इन द सेंस ये एक बेसिक फीचर है पार्लियामेंट्री एग्जीक्यूटिव का। बात क्या है इसको यूं समझने की आप कोशिश करें स्टूडेंट्स। ये जो मैंने मार्क किया है कैबिनेट मिनिस्टर, फिर इंडिपेंडेंट चार्ज, स्टेट मिनिस्टर, डेप्यूटी मिनिस्टर, ठीक है। तो ये स्टूडेंट्स जो मैंने मार्क किए हैं यहाँ पे ये टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं। अगर इन सब मिनिस्टर्स को मिला दिया जाए, स्टेट मिनिस्टर प्लस इंडिपेंडेंट मिनिस्टर प्लस डेप्यूटी मिनिस्टर प्लस कैबिनेट मिनिस्टर, अगर इन सबको मिला दिया जाता है तो बनती है आपकी मिनिस्टीरियल काउंसिल। अब बात ये है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है। कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि अगर इस पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल जिसमें इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर अराउंड 90 मिनिस्टर्स रहते हैं, इस पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल में इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर टोटल 90 मेंबर्स रहते हैं। एग्जैक्ट फिगर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, कभी कम भी रह सकते हैं 2-4 और कभी 2-4 बढ़ भी सकते हैं, लेकिन हाँ अराउंड 90 इसका फिगर रहता है मिनिस्टीरियल काउंसिल का। अब इस मिनिस्टीरियल काउंसिल में से किसी एक मिनिस्टर ने कोई डिसीज़न लिया, किसी एक मिनिस्टर ने कोई अगर डिसीज़न लिया है और इस डिसीज़न की वजह से अगर हमारी कंट्री को कोई हार्म पहुंचता है इस एक मिनिस्टर की वजह से, तो इस एक मिनिस्टर की जो मिस्टेक थी उसको बियर किसको करना पड़ेगा, उसका पनिशमेंट इस पूरी की पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल जो है उसको उस एक मिनिस्टर की पनिशमेंट को बियर करना होगा। मिस्टेक की एक ने, पनिशमेंट किसको मिलेगी, सबको। तो ये चीज़ क्या है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। इसी को कहते हैं कि काम चाहे एक ने किया या फिर सब करें, लेकिन हाँ रेस्पॉन्सिबल सबके सब रहेंगे। आप यूँ समझें, इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ छोटी सी मिस्टेक होने पर भी पूरी की पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल रेस्पॉन्सिबल होती है। और जब मैं ये चीज़ कह रही हूँ कि रेस्पॉन्सिबल होती है, उसका मतलब ये रहता है कि इनको मीन्स मिनिस्टीरियल काउंसिल इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। 90 के 90 ही जो मेंबर्स हैं ऑफ मिनिस्टीरियल काउंसिल सबको रिज़ाइन करना पड़ सकता है फ्रॉम देयर पोस्ट। इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन स्टूडेंट्स, इसका मतलब ऐसा भी नहीं है कि एक छोटी सी गलती करने पर पूरी की पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल इन द लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर को रिज़ाइन करना पड़ सकता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केसेस। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे इफ़ एंड बट्स हैं। पहली बात, अगर कोई मिस्टेक किसी भी मिनिस्टर से हुई है तो एक होता है इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी। उस इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबिलिटी में अगर वो मिनिस्टर चाहे तो वो खुद रिज़ाइन करे।
ये पहली रेस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन अगर हमारी लोकसभा चाहे तो वो उस एक इंडिविजुअल मिनिस्टर की मिस्टेक की पनिशमेंट पूरी की पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल को दे सकती है, इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। मेरी नॉलेज में धीरे धीरे करके अब पिक्चर क्लियर हो रही है कि पूरी की पूरी जो रोल इसमें की रोल प्ले करने का काम करती है हमारी लोकसभा चाहे तो उसको फॉरगिव कर दे, पार्डन कर दे, ठीक है, अगर मिस्टेक पर। लोकसभा चाहे तो इंडिविजुअल को कह दे कि आप रिज़ाइन कर दो, रेस्ट ऑफ को रहने दो। और यही लोकसभा चाहे तो वो पूरी की पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल को फोर्स कर सकती है टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। मैं आपको एग्जाम्पल बताती हूँ। व्हेन लाल बहादुर शास्त्री, आवर लेट प्राइम मिनिस्टर, ही वॉज रेलवे मिनिस्टर इन 50s, मीन्स 55, 56। तो दैट टाइम क्या हुआ था, एक रेलवे एक्सीडेंट हो गया था। तो उस रेलवे एक्सीडेंट की इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी लाल बहादुर जी शास्त्री ने ली और लाल बहादुर शास्त्री ने इंडिविजुअली रिज़ाइन किया फ्रॉम देयर पोस्ट, क्योंकि उनकी लीडरशिप में उस मिनिस्ट्री में कोई एक्सीडेंट हुआ जिसका कि लोगों को बहुत ज़्यादा कैजुअल्टी हुई, लोगों को हार्म फेस करना पड़ा। तो लाल बहादुर शास्त्री से मिस्टेक हुई, लेकिन उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो थी वो कलेक्टिव नहीं थी और लोकसभा ने इसके लिए सबको फोर्स किया भी नहीं कि आपको रिज़ाइन करना चाहिए। लेकिन हाँ, कभी भी ऐसा केस आ सकता है जिसमें लोकसभा पूरी की पूरी मिनिस्टीरियल काउंसिल को फोर्स कर सकती है टू रिज़ाइन फ्रॉम देयर पोस्ट। नाउ स्टूडेंट्स, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। हम लोग चैप्टर को कंक्लूड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने बात की वेरियस टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव की। परमानेंट एग्जीक्यूटिव मैं आपको सेकेंड और फर्स्ट वीडियो में पहले ही एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर आपको इन डिटेल वो चीज़ समझनी है तो आप एग्जीक्यूटिव का सेकेंड वीडियो देख लें, आपको पिक्चर कंसेप्चुअल क्लियरिटी मिल जाएगी। अब हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट्स कौन कौन हैं। ब्रीफली एक बार बता दूँ परमानेंट एग्जीक्यूटिव क्या होती हैं। तो देयर आर टू पर्सपेक्टिव्स और टू अप्रोचेस। एक अप्रोच कहता है कि जो टॉप मोस्ट जो हमारे गवर्नमेंट सर्वेंट्स रहते हैं, सिविल सर्वेंट्स रहते हैं, टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट्स, वही परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। जबकि एक सेकेंड अप्रोच भी कहता है कि टॉप टू बॉटम, फ्रॉम मैनेजर टू स्वीपर, जो भी गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं वो सबके सब परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट हैं। दो अप्रोचेज़ हैं। अभी हम लोग जिस अप्रोच की बात कर रहे हैं दैट इज़ मैनेजरियल अप्रोच और मैनेजरियल अप्रोच, या फिर ब्रीफली मैं यूँ कहूँ, जो अप्रोच ये मानता है कि जो टॉप मोस्ट हमारे गवर्नमेंट सिविल सर्वेंट्स हैं वही परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं। वापस रिपीट कर रही हूँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ अप्रोचेस। एक कहता है कि टॉप मोस्ट जो है वही परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होंगे, हम उसको यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकेंड अप्रोच जो ये कहता है कि टॉप टू बॉटम सबके सब जो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ परमानेंट एग्जीक्यूटिव के पार्ट होते हैं, हम उसको इस चैप्टर में डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अब जो आपका मैनेजरियल अप्रोच है जो कहता है कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव के टॉप में के पार्ट जो हैं वो टॉप मोस्ट सिविल सर्वेंट्स होते हैं। तो हम बात करें कि आखिर सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो होते कौन हैं या फिर क्या उनका पोस्ट रहती हैं। स्टूडेंट्स, लेट मी रफ दीज थिंग्स। हाँ, जब हम लोग बात करते हैं सिविल सर्विसेज की, तो सिविल सर्विसेज की बात करें स्टूडेंट्स हम लोग, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज। सिविल सर्विस का मतलब होता है जो पुलिस में हो या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में हो या फिर वो दूसरी किसी सिविल ऑर्डर को मेंटेन करने में लगे हुए हों, ठीक है। तो पुलिस प्लस योर एडमिनिस्ट्रेशन या फिर कोई ऐसी सर्विस जो कि सिविल ऑर्डर को मेंटेन करती हो, तो ये कहलाएंगे सिविल सर्विसेज। जो आर्मी को डील करते हैं वो आर्मी सर्विसेज कहलाती हैं, जो टीचिंग करते हैं वो टीचिंग सर्विसेज कहलाती हैं। तो देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ सर्विसेज, और जिसमें सिविलियंस से डील करना होता है, सिविल लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना होता है। बेसिकली सिविल लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना होता है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सिविल सर्विसेज। तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कौन करता है, टॉप मोस्ट लेवल पर देखें अगर हम लोग तो आपके एसपी, आपके कलेक्टर और इनसे भी जो अपर पोस्ट होती हैं वो लोग।
हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं कि एसपी और कलेक्टर जो है वो कौन हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, सिविल सर्वेंट्स जो हैं, अब आपको भी बड़ा क्रेज़ होगा कि आप लोगों को भी एसपी, कलेक्टर या फिर पब्लिक ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने वाली ही कोई सिविल सर्विस में आपको ज्वाइन करना है। तो अपॉइंटमेंट कैसे होता है? इन सिविल सर्विसेज के अपॉइंटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो इनके लिए अपनी सेपरेट इंडिपेंडेंट बॉडीज़ हैं जो पूरे नेशन के लिए अपॉइंटमेंट करता है। अपॉइंटमेंट इन द सेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाता है, उसको अपन कहते हैं यूपीएससी। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, यूपीएससी वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है जो कि सिविल सर्विसेज के लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती है। एक होती है सेंट्रल सर्विसेज, जो कि जिसमें कौन कौन सी पोस्ट आती है वो मैं आपको बताऊंगी। सेंट्रल सर्विसेज वो सर्विसेज होती हैं जिसमें आप डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉय होते हैं, जस्ट लाइक केवी, केंद्रीय विद्यालय। तो केंद्रीय विद्यालय में काम करने वाली जो फैकल्टीज़ हैं वो डायरेक्ट आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में रहती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब आपकी दिल्ली में जो गवर्नमेंट है वो। एक और सर्विसेज होती हैं दैट इज़ स्टेट सर्विसेज। अब स्टेट सर्विसेज जो है स्टूडेंट्स, वो हर एक स्टेट की एक इंडिपेंडेंट बॉडी होती है। स्टेट सर्विसेज के लिए कमीशन होता है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में स्टेट की जो सिविल सर्विसेज हैं उसके लिए अपॉइंटमेंट, उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने का जो बेसिक फंक्शन है वो है आरपीएससी का, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान के कंटेक्स्ट की बात करें दैट इज आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन। ये राजस्थान की जो सिविल सर्विसेज है या फिर जिसकी हम बात कर रहे हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, उसके लिए एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाती हैं। अब हम लोग यहीं से ही कंटिन्यू करते हैं कि आरपीएससी से अगर अपन बात करें, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से परमानेंट एग्जीक्यूटिव के लिए कौन कौन सी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होता है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज योर आरपीएस एंड अनदर इज योर आरएएस। जो एडिशनल कलेक्टर होते हैं या फिर जिसको डेप्यूटी कलेक्टर या फिर डेप्यूटी एसपी कहा जाता है, तो किसी भी स्टेट का एडिशनल कलेक्टर, डेप्यूटी कलेक्टर या फिर डेप्यूटी एसपी, एडिशनल एसपी जिसको एएसपी कहते हैं, ठीक है, तो उन सब का अपॉइंटमेंट और उससे लोअर लेवल की जो भी पोस्ट होती हैं, सबऑर्डिनेट जो सर्विसेज होती हैं, उसके लिए अपॉइंटमेंट कौन करता है? आपका स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। राजस्थान के कंटेक्स्ट में दैट इज आरपीएससी। अगर यूपी में जाते हैं, देखो राजस्थान के कंटेक्स्ट में क्या होगा? आरपीएससी, है ना। आप अगर यूपी में जाएंगे तो आर को हटा के आप यूपी कर दो, यूपी पीएससी हो जाएगा। अगर आप पंजाब जा रहे हैं तो इस आर को हटा के पंजाब कर दो। अगर आप एमपी की बात करते हैं तो आर को हटा के एमपी कर दो, एमपी पीएससी। पंजाब में पंजाब पीएससी, ठीक है। तो ये अब ये बात है कि स्टेट्स जो हैं वो तो मैंने आपको बताया एडिशनल कलेक्टर, एडिशनल एसपी का अपॉइंटमेंट करते हैं। तो मेन जो एसपी और कलेक्टर है उनका अपॉइंटमेंट के लिए एग्जामिनेशन कौन करवाता है? तो मेन एसपी और कलेक्टर जो हैं उनके एग्जामिनेशन जो है वो करवाती है आपकी यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। हम यहाँ पे यूनियन सर्विसेज की बात कर रहे हैं ना, तो ये करवाने का काम करेगी आपकी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन काम करेगा। तो हायरार्की आप यूँ समझे स्टूडेंट्स, जो आपके आईएएस मतलब आपके कलेक्टर या फिर आईपीएस हैं उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? टॉप मोस्ट, ठीक है, उनका अपॉइंटमेंट होता है, मतलब एग्जामिनेशन होता है बाय यूपीएससी। फिर हम लोग बात करें भाई कलेक्टर और एडिशनल कलेक्टर के अंडर सबऑर्डिनेट कौन होते हैं? एडिशनल एसपी, एडिशनल कलेक्टर। तो आरएएस, आरपीएस,
इनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? इनका अपॉइंटमेंट करेगा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। अब स्टेट के हिसाब से हम राजस्थान की बात कर रहे हैं तो यहाँ मैं राजस्थान लिखूंगी। दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि RAS और RPS जो है उनका सर्विस जो रहेगा वो रहेगा सिर्फ और सिर्फ राजस्थान में। जबकि हम लोग बात करें, अगर आप कलेक्टर बन जाते हैं तो आप जब कलेक्टर बन जाते हैं, आप IAS या फिर IPS बन जाते हैं, कलेक्टर या फिर SP आप बन जाते हैं, तो आप ऑल ओवर द इंडिया इंक्लूडिंग द यूनियन टेरिटरीज आपको कहीं पर भी अपॉइंट किया जा सकता है इफ़ यू आर एन IAS और IPS, जिसका अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? UPSC। लेकिन अगर आप RAS और RPS हैं, मीन्स डेप्यूटी कलेक्टर हैं या फिर एडिशनल कलेक्टर हैं, एडिशनल SP हैं, डेप्यूटी SP हैं, तो फिर जो है आप राजस्थान के अलावा किसी दूसरे स्टेट में जॉब नहीं कर सकते हैं। दैट वन, आपको अगर दूसरे स्टेट में ही सेम जॉब चाहिए कि नहीं, रजनी RAS है और रजनी को UP में भी सेम पोस्ट चाहिए, तो रजनी को UP में जो UPPSC है उसका एग्ज़ाम फाइट करना होगा और लेटर ऑन रजनी में अपॉइंट एज दैट पोस्ट, ऑन दैट पोस्ट। तो ये रही बात। अब बात ये उठती है कि ये UPSC और जो स्टेट PSCs हैं इनका अपॉइंटमेंट कौन करता है, इसमें कौन कौन होते हैं? इसके लिए हम यूँ समझें स्टूडेंट्स, UPSC जो है इसके चेयरपर्सन और जो मेंबर्स हैं इनका अपॉइंटमेंट बाय द सील एंड सिग्नेचर ऑफ प्रेसिडेंट होता है। तो UPPSC जो है इसका अपॉइंटमेंट कहाँ से होता है? बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो अपनी सील और साइन के साथ UPPSC के चेयरपर्सन इंक्लूडिंग इट्स मेंबर अपॉइंट करता है। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? टोटल 15 मेंबर्स आर देयर इन UPSC, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। आगे कंटिन्यू करें। ये सारे फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स, और मैं बार बार जब आपको ये फैक्ट्स रिवाइज करवा रही हूँ, दैट मीन्स इसका कुछ मतलब है, ये आपके लिए सिग्निफिकेंट है फॉर हायर स्टडीज ऑल्सो। तो UPSC अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट करेगा। हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर? टोटल 15 मेंबर्स आर देयर। अगर हम लोग बात करें कि अपॉइंटमेंट तो हो गया, इनका रिमूवल कैसे होगा? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। President can appoint the members and the president of UPSC, but president has not the right to remove them from their post. President उनको उनके पोस्ट से रिमूव नहीं कर सकता है। इनको UPSC के मेंबर्स को रिमूव करने की पावर किसके पास है? टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। आ रही है बात समझ में? प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करेगा, लेकिन रिमूवल का पावर किसके पास होगा? पार्लियामेंट के पास। ये तो रही आपकी UPSC की बात। RPSC की बात करते हैं हम लोग। तो RPSC जो है उसके चेयरपर्सन और उसके मेंबर्स को अपॉइंट करने का काम जो है वो करता है गवर्नर। ठीक है, गवर्नर अपॉइंट करेगा मेंबर्स और प्रेसिडेंट, चेयरपर्सन, ठीक है, इनको अपॉइंट करेगा, लेकिन गवर्नर एज सेम गवर्नर इनको रिमूव नहीं कर सकता है। इनके रिमूवल का प्रोसेस लेजिस्लेटिव असेंबली में चलता है, और गवर्नर जो है वो कंसल्ट ज़रूर करेगा अपॉइंटमेंट के टाइम पे। RPSC या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन के जो भी चेयरपर्सन हैं या मेंबर्स हैं, इनके अपॉइंटमेंट के टाइम पर दिस इज़ मैंडेटरी फॉर द गवर्नर ऑफ स्टेट टू कंसल्ट विथ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट जो है UPSC के चेयरपर्सन प्लस मेंबर को तो अपॉइंट करता ही है, साथ में वो कंसल्ट भी करता है इन द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन टू अपॉइंट द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द सेम। आगे हम लोग बात करें, ये तो मैंने आपको कुछ चीज़ें ये बता दी कि UPSC क्या होता है, RPSC क्या होता है। अब हम लोग बात करने वाले हैं RPSC इन द सेंस स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन क्या होता है। सेंट्रल सर्विसेज, तो सेंट्रल सर्विसेज कैसी होती हैं? सेंट्रल सर्विसेज में स्टूडेंट्स आती हैं फॉरेन सर्विसेज। बहुत सारी सर्विसेज और भी होती हैं, लेकिन वापस ओवरबर्डन हो जाओगे, इसलिए हम लोग यहीं पे ही बता रहे हैं कि जो सेंट्रल सर्विसेज होती हैं उसमें आती हैं आपकी फॉरेन सर्विसेज। हाइपोथेटिकली आई विश ऐसा हो, आप में से जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको
चाइना में, किसी को पाकिस्तान में, किसी को बांग्लादेश, किसी को अमेरिका और किसी को रशिया, यहाँ पर एक डिप्लोमेट अपॉइंट किया जाता है। मीन्स इफ़ यू आर अ डिप्लोमेट या फिर फॉरेन रिप्रेजेंटेटिव हैं कि आप चाइना में रहते हैं, इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एम्बेसी में आप रहते हैं, तो ये सारी जो पोस्टें, दीज पोस्ट आर इंक्लूडिंग इन ये सेंट्रल सर्विसेज कहलाती हैं। हायर एजुकेशन के बाद आपको चाइना से इंडिया के जो भी डिस्प्यूट्स हैं उनको रिजॉल्व करने के लिए भेजा गया, सॉल्व करने के लिए भेजा गया, और आपको इंडिया की जो एम्बेसी है इन चाइना, यहाँ का चेयरपर्सन बना दिया या फिर यहाँ का मेंबर बना दिया, तो आपकी वो सर्विस क्या कहलाएगी? दैट सर्विस विल कंसीडर एज सेंट्रल सर्विसेज। सेंट्रल सर्विस का मतलब ऐसा होता है जिसको हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल करती है। स्टेट सर्विस को सारे स्टेट इंडिविजुअली डील करते हैं उनके साथ, और यूपीएससी जो है उसके साथ डील करने का काम करती है अगेन हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट। सो स्टूडेंट्स, दिस वाज द एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, दैट इज लेजिस्लेचर. So students, without wasting our time, let us start this chapter, and in this chapter we will discuss about the structure of Indian Parliament, the powers of Parliament, and we will compare Lok Sabha and Rajya Sabha and their powers. So students, let us start legislature. सबसे पहले स्टूडेंट्स, लेजिस्लेचर की अगर हम लोग बात करें तो there are two types of legislature. There are two types of legislature. One is unicameral and another is bicameral. Unicameral and bicameral. ये तो है आपके legislature के types and another is bi. अब uni का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? uni मतलब one. जब हम बात करते हैं यूनिटी में हम क्या करते हैं? हम एक हो जाते हैं. तो यहाँ पे जब हम यूनिकैमरल की बात कर रहे हैं, मतलब ऐसी लेजिस्लेचर जिसमें सिर्फ एक सिंगल हाउस हो. हम लोग बात करते हैं ना, इंडिया में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा. अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में भी 2 हाउसेस हैं. फर्स्ट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड अनदर इज सेनेट. अगर हम ब्रिटेन की बात करें, विच इज़ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड, ये ब्रिटेन का बड़ा फुल नेम है. हम लोग जो ब्रिटेन बोलते हैं दैट इज़ शॉर्ट नेम और निक नेम ऑफ यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड. लेकिन हाँ, कभी आपसे पूछा जाए व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्रिटेन, तो आपको ये पूरा बोलना होगा. क्या बोलोगे आप लोग? यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड. ठीक है. अब इसकी कभी स्टोरी आपको सुननी होगी कि आखिर ये यूनाइटेड किंगडम फिर नदर्न आयरलैंड क्या है, तो कभी इन डिटेल हम ये चीज़ें पढ़ेंगे. अभी हम लोग लेजिस्लेचर कंटिन्यू कर रहे हैं. तो जब मैंने कहा कि आपकी जो लेजिस्लेचर है उसमें सिर्फ एक हाउस रहेगा, नॉट मोर देन 1 हाउस, तो वो कहलाएगी यूनिकैमरल. एग्जाम्पल अगर स्टूडेंट्स हम लोग देखें, देन चाइना में बी अ गुड एग्जाम्पल फॉर यूनिकैमरल. चाइना की हम लोग बात करें तो चाइना की जो लेजिस्लेचर है वहाँ पे जस्ट 1 हाउस है, जस्ट 1 हाउस. तो जस्ट 1 हाउस जो है उसमें मेंबर्स कितने हैं? मेंबर्स बहुत ज़्यादा हैं. अराउंड 3,000 to 4,000 मेंबर्स आर देयर इन चाइनाज लेजिस्लेचर विच इज़ यूनिकैमरल, मतलब सिंगल हाउस है. बाईकैमरल की बात करें तो बाईकैमरल में 2 हाउसेस होते हैं इन लेजिस्लेचर. 2 हाउसेस जस्ट लाइक इंडिया, 1 इज लोकसभा एंड अनदर इज राज्यसभा. तो बाईकैमरल में 2 हाउसेस होंगे. जब मैं कहती हूँ कि इंडिया में लेजिस्लेचर में 2 हाउसेस हैं, लोकसभा और राज्यसभा, तो क्यों ना हम लोग डिस्कस करें कि आखिर राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं. आपका क्वेश्चन ये भी उठ सकता है कि मैम क्या सिर्फ इंडिया ही ऐसा है, ऐसा कंट्री है जिसमें बाईकैमरल
लेजिस्लेचर हो स्टूडेंट्स, देन द आंसर इज नो। अभी मैंने आपको एग्जाम्पल काउंट करवाया ऑफ USA, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। यहाँ पे 2 हाउसेस है एज इंडिया। तो पहला हाउस कौन सा हो गया, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है ना, तो लोकसभा के पैरेलल वहाँ पे एक हाउस चलता है, दैट इज हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और जैसी हमारे यहाँ राज्यसभा है, सेम एज पैरेलल राज्यसभा के ही एक और दूसरा हाउस चलता है, दैट इज सेनेट। हम लोग ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में भी 2 हाउसेस है, मीन्स बाइकैमरल है ब्रिटेन भी। 1 हाउसेस जो लोकसभा के ही इक्विलियंट आपको लगेगा, दैट इज हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स मीन्स आम आदमी, ठीक है। और अनदर इज जो राज्यसभा जैसा आपको लगेगा, दैट इज हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पर कि आपको बाइकैमरल लेजिस्लेचर देखने को मिलेगी। हम लोग ज़्यादा एग्जाम्पल नहीं लेंगे, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंडिया के बारे में। अब आप में कन्फ्यूज़न होगा कि मैम आप पहले तो पढ़ा रहे थे कि इंडिया में पार्लियामेंट है, अभी आपने कहना स्टार्ट कर दिया है कि इंडिया लेजिस्लेचर है। आखिर दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है? रिलेशनशिप को स्टूडेंट्स आप यूँ समझें कि 2 हाउसेस और 1 हाउस जो भी है, लेजिस्लेचर जो है उसमें हम काउंट करते हैं ओनली हाउसेस। लेजिस्लेचर कंसिस्ट ओनली एंड ओनली हाउसेस, ठीक है। अब इन हाउसेस के साथ अगर प्रेसिडेंट प्लस योर वाइस प्रेसिडेंट प्लस योर या फिर यूँ कहें कि ये जो हाउसेस हैं, इन हाउसेस के साथ अगर आपकी एग्जीक्यूटिव भी ऐड हो जाती हैं तो ये मिलकर क्या बना देंगे? ये मिलकर बनाएंगे आपकी पार्लियामेंट। आ गई बात समझ में? लेजिस्लेचर इंडिविजुअली जो है उसका मतलब होता है ओनली हाउसेस, लेकिन किसी कंट्री में अगर इस लेजिस्लेचर के साथ एग्जीक्यूटिव भी मिली हुई हो तो हम उसको कहेंगे पार्लियामेंट। अब एग्जाम्पल यूँ समझें आप, अमेरिका जो है, अमेरिका में लेजिस्लेचर सेपरेट है। अमेरिका की बात करें हम लोग स्टूडेंट्स, अमेरिका में लेजिस्लेचर सेपरेट, एग्जीक्यूटिव इज ऑल्सो सेपरेट एंड जुडिशरी इज ऑल्सो सेपरेट। अमेरिका में तीनों के तीनों ही गवर्नमेंट के जो ऑर्गन्स होते हैं, अब गवर्नमेंट के ऑर्गन्स क्या हैं वो आपको समझना है तो एग्जीक्यूटिव पार्ट 1 देखें, वो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। अमेरिका की हम लोग बात करते हैं। अमेरिका में आप लोगों ने पढ़ा होगा मॉन्टेस्क्यू द स्पिरिट ऑफ द लॉज, 9th और 10th क्लास में कहीं ना कहीं तो आपने मॉन्टेस्क्यू पढ़ा होगा। मॉन्टेस्क्यू के साथ ही साथ आपने पढ़ा होगा द स्पिरिट ऑफ द लॉज, और एक टर्म आपने और पढ़ी होगी स्टूडेंट्स, दैट इज सेपरेशन ऑफ पावर्स। अब ये चीज़ें क्या है वो मैं लाइव में एक्सप्लेन करूँगी, अभी हमारे पास इतना टाइम नहीं है। अमेरिका में देखें तो लेजिस्लेचर बिल्कुल सेपरेट, इंडिविजुअल एग्जीक्यूटिव बिल्कुल सेपरेट, जुडिशरी बिल्कुल सेपरेट। तो इसलिए अमेरिका की जो लेजिस्लेचर है वो लेजिस्लेचर कहला सकती है। और अमेरिकन लेजिस्लेचर को क्या कहते हैं वो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अगर आपको नहीं मालूम पड़ता है देन यू कैन आस्क इन लाइव क्लास। लेकिन इंडिया की अगर बात करें ना स्टूडेंट्स, तो इंडिया में ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सब सेपरेशन हो सबका। इंडिया में एक दूसरे से बहुत ज़्यादा ये को रिलेटेड है और बहुत इनमें इंटेंस रिलेशनशिप रहता है। इंडिया की बात करें तो इंडिया में ये जो है वो लेजिस्लेचर है, अंदर एग्जीक्यूटिव है और ये है जुडिशरी। समझ में आ रहा है आपको डिफरेंस? ये है अमेरिकन मॉडल जिसमें सब अलग अलग है, सेपरेशन है। तो जहाँ पे सेपरेशन होगा उसको हम लोग कहेंगे लेजिस्लेचर, लेकिन जहाँ सेपरेशन नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव जो होगा वो लेजिस्लेचर की जहाँ पार्ट होगी तो वो कहलाएगी आपकी पार्लियामेंट। ये पार्लियामेंट कहलाएगी। So students, this is the end of this video and in next video we will continue this chapter. Till then, keep learning.